सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चौलुक्य यादव है। मैंने अपना ग्रेजुएशन हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और वर्तमान में मैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर रायपुर में पदस्थ हूँ। 2018 में मैंने HNLU से पास आउट किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं लगातार इसी कोचिंग से मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सिविल जज का। तीसरे बार मैंने इंटरव्यू दिया और इस बार मैं सिलेक्शन हुआ। 2022 बैच में मैंने ADPO दिया था, मतलब ऐसा हुआ था कि मैंने दे दिया था बस सर के बोलने पे और मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट गोल मेरा था सिविल जज में जाना। सर ने जैसे बोला कि तब धैर्य रखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि सिविल जज में अगर आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना बढ़ गया है, सीट्स एक तो बहुत ही कम आती है हमारे, PSC की जैसी सीट्स आती है एकदम बल्क में, वैसी सीट हमारे यहाँ नहीं आती। तो मैं ये बोलूँगा कि आप पेशेंस रखिए, लगातार लगे रहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। और आपके मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने घर वालों को आप समझाइए जितना हो सकता है कि आपको टाइम दे, खासकर फीमेल्स को, क्योंकि कई बार वो चीज़ें प्रेशर आने लगती है। तो टाइम जितना घर वाले देंगे आप देंगे, और आपको घर वाले अगर टाइम देते हैं तो आप उस मेहनत को आप मेहनत करिए जितना ज़्यादा हो सके। और क्या बोलूँ मैं, अपना अगर स्ट्रेटेजी की बात करूँ मैं तो सर ने जैसे बताया कि मैं 2018-19 में मैंने ज्वाइन किया था। हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, तो हमारी क्लास चलती थी, मॉर्निंग बैच मैंने ज्वाइन किया था, 8 से 10:30 की क्लास चलती थी। उसके बाद मैंने सर से कोचिंग की चाबी ले ली थी। हम रात के 8 बजे तक इस कोचिंग में बैठ के पढ़ते थे लगातार। टिफ़िन ब्रेकफास्ट सब यहीं लेके आते थे, लगातार 10-11 घंटे की पढ़ाई करते थे। घर जाके कोई पढ़ाई नहीं होती थी, बस यहीं जो कर लिए। मुझे लगता है कि वो 1 साल 6-8 महीने का जो मेहनत था वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब हेक्टिक तो था, बट मुझे लगता है कि वही एट द एंड काम आया। क्योंकि उसके बाद ऐसा हुआ कि पहला अटेम्प्ट पे मेरा नहीं निकला तो एक मोटिवेशन कम होते गया, बट ऐसा लगा कि प्री के लिए जो पढ़ा गया था, वो जो शुरू में पढ़ा गया था, शुरू के 1 साल में, सिर्फ वही ही हमेशा काम आया। और मेंस की बात करूँ तो मैंने सर के पास 2 बार किया है। पहली एक बार ऐसे ही कर लिया था जब मेरा प्री नहीं निकला था, और जब मेरा प्री निकला उसके बाद मैंने किया था। फिर मैंने नहीं किया, फिर मैंने सेल्फ किया। लास्ट जिसमें मैं अभी सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था, मैंने मेंस की कोचिंग नहीं की थी। इंटरव्यू की बात करूँ तो प्री आपका जितना क्लियर रहेगा, मतलब प्री के लिए जितना आप कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सकते हैं, वो आपका काम आएगा। उसके लिए अलग से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। पर्सनल जो चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, वो आप 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। हाँ, मैंने सिविल जज के लिए और ADPO के लिए मैंने, मतलब मेरा ये तरीका था, और अभी भी मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले देख लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये एक पैटर्न रहा है 2019 तक कि जनरली वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन उठा के देता था, या वो अगर छत्तीसगढ़ का पेपर नहीं दे रहा तो MP से क्वेश्चन उठा लेते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लेंगे तो आपको कौन से IPC या CRPC के सेगमेंट से कौन से क्वेश्चन आने हैं वो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कुछ सेक्शन देखेंगे कि वो 1.5 पन्ने का एक सेक्शन है, बट तो सिर्फ एक ही वर्ड आना है कि वो 6 महीने या 3 महीने, आपको वही पढ़ना है, पूरा बैरक पढ़ने, पूरा उस सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब एनालाइज करेंगे पुराने पेपर को तो वो आपको समझ आना चालू हो जाएगा। मेंस की भी बात करूँ तो मेंस में भी MP में जो पैटर्न जनरली जो फॉलो होता है, जैसे 294, 506 और 323, ये वाला चीज़ जनरली वहाँ 2-3 साल से आता है। तो यहाँ भी चांसेस रहते हैं कि सेम पैटर्न को सेम उसी तरीके के इसको उठा के दे दें। ट्रांसलेशन की भी बात करूँ तो काफ़ी चांसेस रहते हैं ऐसे कि वहाँ पे जो हायर जुडिशियल सर्विसेज में जो ट्रांसलेशन आए हैं, वहाँ पे हायर जुडिशियल सर्विसेज बहुत लेंदी ट्रांसलेशन आता है, तो उनको वो कई बार शॉर्ट में 15 या 20 लाइन का उसी ट्रांसलेशन को उठा के छत्तीसगढ़ में दे देते हैं। तो अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो MP और छत्तीसगढ़ दोनों में हायर जुडिशियल सर्विसेज के जो ट्रांसलेशन है वो वैसे तो काफ़ी टफ होते हैं वो, बट उसे एक रीड मार लीजिए, जो वोकेबलरी है वो आप लिख के रख लीजिए कि इफ़ इन केस अगर आता है तो आपसे बन जाए। और किसी को कुछ जी, एक्चुअली मेरी 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है।
फिर मेरी HNLU में इंग्लिश में हुई है, तो मेरे को उतनी इशू हुई नहीं। और मैंने जब डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था तो शुरू से ही मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ता था और उतना दिक्कत होता नहीं था क्योंकि लैंग्वेज में कमांड था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा इशू होता है ट्रांसलेशन में। मतलब आप किसी ने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, बट अगर प्योरली अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल जैसे मैंने पढ़ा है तो उनके लिए ट्रांसलेशन करना मतलब सिर्फ एक जो ट्रांसलेशन होता है उसी में ही आपको दिक्कत होगा। तो आप अगर शुरू से वोकैब अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप शुरू से अगर बैरक पढ़ रहे हैं तो कोशिश कर लिए कि जैसे थेफ्ट है, चोरी है, तो ये चीज़ें समझ आ जाती है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जो हम नहीं याद कर पाते, जो हिंदी में ज़्यादा टफ होता है। आप उसको बैरक के बगल में हाईलाइट करके रख दीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पढ़िए, तो वो चीज़ें आपको फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आएंगी। और कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ में अगर प्री मेंस इंटरव्यू देना है तो आप सिर्फ बैरक पढ़िए, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करेंगे, कमेंट्रीज से कुछ नहीं आता। हाँ, अगर केस लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2017 में ऐसा हुआ है कि 13 केस लॉस पूछे गए थे, 12 से 13, और वो पूरे ऐसे थे कि जो कभी नहीं पूछे गए, जो टफेस्ट मतलब केस लॉस से कहीं से भी उठा के दे देते, तो वो एक अपन एक्सेप्शन मान सकते हैं उसको। बट उसके बाद उसके पहले का अगर कोई पेपर एनालाइज करे तो वही जो घिसे पिटे जो लैंडमार्क केसेस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में कुछ जजमेंट दिए हैं, तो वही सिर्फ आ रहा है। तो कमेंट्रीज पढ़ने की ना ही बुक पढ़ने की ज़रूरत है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट प्री पास करने के लिए बैरक सफिशिएंट है। एडीपीओ में देखो, एडीपीओ में मैंने ये पैटर्न फॉलो किया था कि मैंने जीके छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मतलब मुझे ऐसा याद है कि जिस दिन लास्ट डे था फॉर्म भरने का, नितिन सर ने मुझे बुलाया, बहुत समझाया कि बेटा T20 है, भर ले, वनडे बाद में खेलते रहना। सर के बोलने पे ही मैंने लास्ट डे फॉर्म भरा था। मेरे पास सिर्फ शायद 42 डेज थे, 42 डेज थे मेरे पास। सर ने बोला कि तू कर लेगा वाली चीज़। मैंने उसी दिन लाइब्रेरी ज्वाइन किया, सेंट्रल लाइब्रेरी, और उस दिन से मैं सुबह 8 बजे अपना टिफ़िन बना के पैक करके जाता था, रात को 10 बजे आता था। फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो DSP है, तो जीके के लिए मैंने उससे पूछा कि क्या करूँ मैं। उसने बोला कि पोर्शन क्या क्या है। मैं बोला 200 नंबर का लॉ है, 100 नंबर का जीके है। फिर मैंने बताया कि लास्ट कट ऑफ 2017 वाला जो एडीपी हुआ था उसमें ये गया था। तो उसने बोला कि अगर लॉ अच्छा है तो जीके को थोड़ा सा टच कर ले और छोड़ दे। तो उसने जीके के लिए मेरे को बोला कि इंडियन जो हिस्ट्री है वो पूरा छोड़ दे, और छत्तीसगढ़ के लिए उसने हरिराम पटेल की बुक बताई, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। उसको बोला कि 2-3 बार उसको रिवीजन कर ले बस, अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो लॉ से ठीक हो जाएगा करके। तो मेरे लॉ में शायद 1 या 2 ही, 100 में से मेरे 98 अराउंड मेरे क्वेश्चन सही थे। लॉ में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत हुए थे। जीके में मैंने जितना पढ़ा था उसमें से शायद आउट ऑफ 50 से 3-4 क्वेश्चन फंसे थे। मैंने करंट भी ज़्यादा पढ़ा नहीं था, उसमें से मुझे लगता है कि कोविड के 5 क्वेश्चन आए थे और पाँचों मेरे गलत हो गए थे। बट लॉ इतना अच्छा मैं पढ़ के गया था कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो गया था। तो आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपना बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जीके छोड़ देना आप लोग को। मेरे पास चूँकि समय कम था इसलिए मैंने ऐसा फॉलो किया था। बट जीके का देखो, वही फिर से कि पास्ट ईयर क्वेश्चन ही देखने बोलूँगा मैं, उससे ज़्यादा तो, क्योंकि PSC ऐसा है कि कुछ भी पूछ लेता है। कोशिश करिए कि पास्ट ईयर एक बार एनालाइज करिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और छत्तीसगढ़ का भी वो जो बुक्स आती है जिसमें क्वेश्चन आयर रहते हैं वो सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। पास्ट ईयर की क्षेत्रपाल की आती है, इंग्लिश नहीं आती शायद उसकी, क्षेत्रपाल की आती है जिसमें हिंदी में है। और हाँ, क्षेत्रपाल एडिशन की पूजा क्षेत्रपाल की आती है जिसमें MP और छत्तीसगढ़ का है, बस 2 स्टेट का है। हाँ, उसमें क्वेश्चन पेपर्स है। तो वही है कि आप अगर किसी भी चाहे सिविल जुडिशरी हो चाहे आपका ADP हो, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले तो यही कोशिश कीजिए कि आप पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और उससे आप एनालाइज करिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरा बैरक पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ना ही उतना टाइम रहेगा। वो आप 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और प्री के लिए एक और चीज़ बोलूँगा मैं कि आप प्री के लिए जितना क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व किए।
जितना आपको खाली टाइम मिल रहा है आप बस क्वेश्चन टिक करते रहिए। मतलब मुझे लगता है कि मैंने 10 से 11 बुक्स जो शायद छत्तीसगढ़ में पढ़ते, मतलब छत्तीसगढ़ का नहीं है, मतलब केरल का, दिल्ली जुडिशरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैंने इन सब के 1984 से लेके 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मैं यही करता था। मैं बेरेक नहीं पढ़ता था जनरली, क्योंकि ऐसा था कि बेरेक में ठीक कमांड है मेरी। तो मैं कोशिश करता था कि इसके जैसे एक सिंगल्स की बुक आती है जिसमें मेरे हिसाब से 1996 से लेके 2022 तक के क्वेश्चंस हैं। उसमें 6-8 स्टेट के पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो आप दिन भर में 2-3 पेपर सॉल्व करते रहिए। उससे ये होगा कि यहाँ पे अगर बहुत टफ से टफ एग्ज़ाम होगा तब भी आपका प्री निकल जाएगा। कोशिश करिए कि जितना प्री का हो सकता है आप MCQs लगाते रहिए। बैठे हैं टाइम पास, आप YouTube में लगा के छोड़ दीजिए कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो उसमें चलते रहता, बस खाना खाते रहिए, सोते रहिए, सुनते रहिए। क्योंकि बेयर एक्ट एक बार पढ़ लिया तो समझ आ जाता है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे दिल्ली में, केरल में काफ़ी डेप्थ में पूछता है। आप उन क्वेश्चन को जब लगाएंगे, आपसे गलती होगी तो आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि मैंने क्यों गलत किया है। तो वो चीज़ें फिर आपके दिमाग में आएंगी कि और कैसे पढ़ा जा सकता है और कितने डेप्थ में पढ़ा जा सकता है ये चीज़। तो पनिशमेंट सेक्शन की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड चीज़ों का ही, मतलब छत्तीसगढ़ में ये पैटर्न है कि या तो वो बहुत मिनिमम सेंटेंस को पूछता है, या तो बहुत मैक्सिमम को पूछता है, या जो थोड़ी सी यूनिक है उनको पूछता है। ठीक है, जैसे किसी में 100 रुपये फ़ाइन है, किसी में 10 रुपये फ़ाइन है। ठीक है, इन चीज़ को ही पढ़ना है। जैसे जो कॉमन है कि 3 साल है, या जो कोर्ट अपने पावर के हिसाब से कितना भी दे सकता है, ये नहीं पूछेगा। और जैसे कुछ यूनिक से हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि 354 ABCD, इसमें थोड़े से अलग टाइप के पनिशमेंट दिए हुए हैं, ये पूछ सकता है। तो ऐसे चीज़ों को ही पढ़िए। पूरे सेक्शन पनिशमेंट प्रोविज़न आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो आपको पूरा पनिशमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिक जो पनिशमेंट होंगे सिर्फ वही पढ़िए आप, या जो बहुत मिनिमम दिया हुआ है कहीं पे और जो मैक्सिमम दिया हुआ है, इन 3 चीज़ों पे ही आप ध्यान दीजिए, वो हो जाएगा। देखो केस लॉस के लिए तो वो रटना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। मतलब जब वो रटना ही पड़ेगा। उसके लिए आप या तो कोई कोड बना लीजिए, जैसे EDPO में केस लॉस काफ़ी पूछते हैं। नहीं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी स्टेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मतलब रीज़न ये है कि छत्तीसगढ़ में बहुत लिमिटेड सीट्स है। और वो तो अच्छी बात यह है कि अभी 2020 से लेके लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। अगर नहीं आएगी तो, जैसे मैं फंसा हुआ था, मेरे को ऐसा था कि छत्तीसगढ़ से बाहर जाना नहीं है, तो मैंने शायद 2018 में एक ही बार MP दिया मैंने। उसके बाद से मैंने कभी किसी दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, और उस चक्कर में अटका रहा मैं यहाँ पे। तो सजेस्ट तो ये करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो तो आप करिए, लेकिन हाँ, आप जुडिशरी को ही फॉलो करिए, मतलब कि CJ को ही। आप ऐसा ना करिए कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर भी करना है, ये भी करना है, उसमें ना फिर बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। सिलेबस चेंज हुआ, मतलब जनरली सिलेबस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहता, तो फिर आपको दिक्कतें आने लगेंगी। तो आप जैसे लॉ के रिगार्डिंग कोई एग्ज़ाम है तो वो उसमें आप कंटिन्यू रहेंगे तो वो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और कोई कुछ पूछना? जैसे हम लोग कोचिंग करें सिविल के और साइड बाई साइड अगर EDPO की 8-10 सब्जेक्ट कवर है, अगर वो भी साथ में जाना है। देखो EDPO का ना बहुत क्रैक करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैं कभी नोट्स नहीं बनाता था, मतलब आज तक मैं कॉलेज में भी नहीं बनाया, सर के यहाँ भी आया तब भी कभी नहीं बनाया। बस जो बेरेक था, बेरेक पे ही मैंने साइड में लिख लेता था। बट EDPO में पता नहीं ऐसा क्यों मतलब दिमाग में ये चीज़ आया कि जैसे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब किसी में 30 सेक्शन है, 40 सेक्शन है, मतलब EDPO की अगर बात करें तो, और जैसे NDPS है उसमें कुछ 98 सेक्शन है, ऐसे कुछ है। तो मैंने क्या किया कि पहले तो प्रीवियस ईयर, मतलब मैं गया बुक खरीदने, वहाँ से 2-3 दिन मैं लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ क्वेश्चन देखा कि कैसे क्वेश्चन EDPO में पूछा गया है। फिर मैंने जैसे उसको पार्ट में डिवाइड कर लिया कि NDPS से कैसे आया है, IT एक्ट से कैसे आया है। उसको मैंने उस IT एक्ट से मार्क करते गया कि इस सेक्शन से इस साल में पूछा गया है। मैंने कॉपी ली और मुझे ऐसा लगा कि जो सेक्शन काम के है उसको मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया कि इस सेक्शन 67 है, इसकी हेडिंग ये है, उसमें अगर पनिशमेंट दिया है, मुझे लगता है कि वो पनिशमेंट थोड़ी यूनिक है,
तो उसमें 2 साल से 5 साल तक की सज़ा है, 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है। ये मैंने करके ना मुझे लगता है कि 25 से 30 पेज का मेरा पूरा ADPO का सिलेबस तैयार हो गया। बाकी के 20-25 दिन बैठ के मैं सिर्फ उसी को रटा, और अब वो लक भी बोल सकते हैं या स्ट्रेटजी बोल सकते हैं कि जब मैं एग्ज़ाम दिलाने गया तो वैसी ही चीज़ें आई जैसे मैं प्रिपेयर करके गया था, जबकि मैं कभी नोट्स नहीं बनाया था। तो आप ये कर सकते हैं कि पूरा बेयर मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वो कॉमन है, वो कॉमन चीज़ नहीं पूछेगा। जैसे कि IT एक्ट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, वो आपसे पूछेगा कि IT एक्ट में कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो स्पेसिफिकली दिया है, ये चीज़ CRPC में नहीं दिया है या किसी और एक्ट में नहीं दिया है, ठीक है। कॉग्निजेबल कंपाउंडेबल की बात करें तो CRPC में वो चीज़ स्पेसिफिकली दिया है, लेकिन IT एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक सेक्शन में मेंशन है कि कितने से कितने साल तक रहेगा। तो हर एक एक्ट का ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो वो अलग से बताता है। वो सामने वाला जब क्वेश्चन सेट करता तो वही देखता है वो, कि जैसे मिनिमम सेंटेंस हो गया, मैक्सिमम सेंटेंस हो गया, कोई अथॉरिटी हो गई, पनिशमेंट हो गया, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सर्च कौन कर सकता है। ये कुछ स्पेशल चीज़ें होती है जो जनरली सामने वाला जब पेपर सेट करता है तो इन चीज़ों को देख के ही वो सोचता है। तो इन चीज़ों को आप अगर जुडिशरी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे 482 आपका 484 सेक्शन है उसमें CRPC में, पूरा मत पढ़िए। आप अगर नोट्स बनाते हैं तो जो काम की चीज़ है उसको पढ़िए, उसको रिविजन करिए। ADPO में ये चीज़ मैंने किया था, मेजर के लिए मैंने कभी नहीं किया था, मैंने माइनर के लिए ADPO के लिए जो मेजर से हट के जो चीज़ें थी उसके लिए किया था। तो उसमें वो चीज़ मेरा काम कर गया था, तो मैंने वो नोट्स बना लिए थे और उसी नोट्स को मैंने 10-20 दिन रिवाइज किए, पूरा रट लिया मैंने, और बैलक वही चीज़ आया और मेरा ADPO में सिलेक्शन हो गया था। बट सिविल जज के लिए मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सिविल जज में मतलब वो रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन सिविल जज में ज़्यादा है। तो मैं तो सिविल जज में कोशिश करता था कि कोई भी सेक्शन ना छूटे। 511 सेक्शन IPC में है तो मैं पूरे सेक्शन को पढ़ के आता था। अगर CPC की बात करें तो मैं शायद कोई भी ऑर्डर का रूल्स भी पढ़ना नहीं छोड़ता था, मतलब मैं हर चीज़ पढ़ के आता था कि अगर किसी से ना बने तो मुझसे बन जाए, तो कम से कम मैं 1 नंबर आगे रहूँ। तो सिविल जज में मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि नहीं, उसमें मुझे बाहर नहीं होना है, और ADPO में शायद मुझे ऐसा था कि नहीं होगा तो भी चलेगा, तो शायद मैंने रिस्क लेके ऐसा किया था, तो वो स्ट्रेटजी मेरा काम कर गया था। और कुछ किसी को पूछना है? इंटरव्यू के रिगार्डिंग बता देता हूँ कि इंटरव्यू में बहुत ही मतलब ऐसा सुनने से लगता है कि थोड़ा सा क्या पूछ लेंगे, बहुत ही खतरनाक तरीके का होता है करके। तो जाने के पहले मुझे भी वैसा लगता था, बट जाने के बाद ये समझ आया कि उतना खतरनाक माहौल नहीं रहता, बस हाँ थोड़ा सा एक हवा बना हुआ है कि प्रेशराइज वो लोग करते हैं करके। बट अंदर जाने से ये लगता है कि बहुत काम सा माहौल रहता है। बेसिकली वो लोग आप टेस्ट करेंगे, आप नहीं भी इंटरव्यू में मान के चलिए कि आप नहीं बोलने का भी आपको नंबर है, वो पूछेंगे आपसे कोई चीज़, अगर आप नहीं भी बोलते हो और बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोलते हो तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। और मुझसे पूछा गया था, मतलब सेकंड वाले इंटरव्यू में स्वर और व्यंजन होते हैं, मुझे पूछा गया था कि स्वर 5 स्वर बताइए, अ आ ई, और मुझे वो याद नहीं आया था। मैंने सीधा मना कर दिया कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और उस वाले इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा स्कोर 13 स्कोर मुझे मिला था। तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नहीं बोलने के नंबर है, आप कैसे बोलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपका कुछ यूनिक सा नाम है, ठीक है, या जनरली फादर का प्रोफेशन कुछ यूनिक है लॉ के रिगार्डिंग, तो वो पढ़ लीजिए। मदर अगर जॉब में है तो उसके रिगार्डिंग वो लोग पूछते हैं जनरली। कॉलेज जहाँ से आप किए हैं अगर उसका कुछ नाम है, किसी पर्सनालिटी के ऊपर नाम है तो वो पढ़ लीजिए, तो ठीक था। बाकी लॉ तो ऐसा है कि आप प्री में जितना पढ़ेंगे वही काम आएगा, आप अलग से कुछ नहीं पढ़ सकते। कंपेरेटिवली पढ़ना है, जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना अपील कहाँ दिया है, अपील का पूछते हैं क्या होता है, तो अपील वो पूछ सकते हैं कि और कहाँ दिया है, तो अपने को देखना है कि CRPC, CPC, LRC इसमें दिया है, रिवीजन ये कहाँ दिया है। तो अब जब पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, आप ये लिख लीजिए कि इस सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, पावर कहाँ का दिए हुए हैं, रूल कौन बना सकता है, ये सब चीज़ें वो जनरली जानने की कोशिश करते हैं।